So in continuity with the previous lecture where we had discussed about the most probable velocity, that is alpha, from the Maxwell distribution curve, in this lecture we will derive an expression for the most probable velocity, that is alpha. जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि इसकी डेरिवेशन के लिए हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन का ही यूज करेंगे, वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है हमारे पास अल्फा, यानी कि वो होती क्या है, वो होती है वो स्पीड जिसके ऊपर की मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन होती है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस की। तो अल्फा इज स्पीड at which maximum distribution of molecules of a gas। ठीक है, तो हम लोग दोबारा से एक बार कर्व बना लेते हैं। कर्व क्या था, इस तरह से हमारे पास कर्व था। तो ये था हमारा मिनिमा, ये भी मिनिमा, और ये था हमारे पास मैक्सिमा। y साइड पे था हमारे पास p यानी कि प्रोबेबिलिटी, और c यानी कि स्पीड जो थी हमारे पास वो x एक्सिस पे थी। तो ये जो थी पीक, ये हमारी मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही थी, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रही थी अल्फा को। ठीक है, यहीं से हमने आगे अभी स्टार्ट करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन से, जो कि हमारे पास वैल्यू थी dn/n इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT रेज टू द पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2RT c स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब अगर हम बोल रहे हैं कि हमने मैक्सिमा जो है वो फाइंड करना है, तो किसी भी फंक्शन स्मूथ फंक्शन के लिए अगर हमने उसका मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है तो वो कहाँ पे आएगा, जहाँ पे कि स्लोप ऑफ द कर्व जो है वो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। चाहे हमने वो मैक्सिमम फाइंड करना है चाहे वो मिनिमा फाइंड करना है, उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द कर्व इज 0। अब यहाँ पे देख लो, जैसे ये हमारे पास मिनिमा है, तो यहाँ पे कर्व स्टार्ट हो रहा है, तो एक पॉइंट के ऊपर, मिनिमम पॉइंट के ऊपर स्लोप 0 है। सिमिलर वे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये भी हमारा मिनिमा है। मिनिमा का मतलब क्या है, यहाँ पे स्पीड कम है, यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, तो इन दोनों पॉइंट के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही लेस है, इसीलिए हम इसको मिनिमम बोल रहे हैं। और एक एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड के ऊपर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है, दैट इज वाई हम इसको बोल रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, अब हमने मिनिमम की बात करी, अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं, एक बार मैक्सिमम जाएगा पीक के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर फिर से कर्व जो है वो डाउनफॉल स्टार्ट कर देगा, वो पॉइंट जो हमारा एक तरह से है स्टेशनरी पॉइंट है, और इसके ऊपर भी हमारे पास स्लोप क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो हम लोग मैथमेटिकली अगर हम इस चीज को अप्लाई करते हैं इक्वेशन के ऊपर, तो हमारे पास अगर हम इस चीज का डेरिवेटिव लेते हैं, अगर इस चीज का हम डिफरेंशियल लेते हैं और उसको, उस फंक्शन को हम 0 पुट कर देते हैं, तब हमारे पास मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आएगा। ठीक है, तो हम वही चीज अप्लाई करते हैं मैथमेटिकली यहाँ पे। तो मैक्सिमम की कंडीशन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशियल लेना पड़ेगा। हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू सी, क्योंकि हम स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू सी, तो अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू सी डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारे पास बन गई d/dc ऑफ dn/n इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT रेज टू द पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2RT c स्क्वायर। इसका हम ले लेंगे डिफरेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, पहले तो 4 पाई, अगर हम एक ही गैस की बात कर रहे हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट, एक टेम्परेचर पे सभी चीजें नोट कर रहे हैं तो वो टेम्परेचर,
आर गैस कांस्टेंट, पाई 2, ये सारी टर्म जो है हमारी कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर हम एक ही गैस की बात कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो है कंडीशन टर्म जो है ये हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो ये कांस्टेंट टर्म जो है वो हम डिफरेंशियल से बाहर निकाल लेंगे। 4 पाई m अपॉन 2 पाई आर टी रेज टू द पावर 3/2। अब हमारे पास डिफरेंशियल हो गया डी बाई डी सी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2RT और सी स्क्वायर का, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास फंक्शन ही है ना, तो ये फंक्शन क्या करना पड़ेगा, हमें जीरो करना पड़ेगा। तो ये पूरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन हमारे पास अराइज हो रही है कि एक ये टर्म है और एक ये है, दो दो हमारे पास टर्म है जो मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो जब हमारे पास प्रोडक्ट जीरो है तो क्या हो सकता है कि इन दोनों में से एक टर्म जो है वो जीरो होगी, तभी तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो जीरो आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारी फर्स्ट टर्म जो है ये तो सारा कांस्टेंट है ना। जो भी अगर कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट का मतलब क्या है, वो जीरो नहीं है, उसकी कुछ वैल्यू है जो कि फिक्स्ड है। तो हमारे पास कौन सी टर्म बची, ये जो सेकंड टर्म है ये वैल्यू बची हमारे पास जीरो वाली। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि डी बाई डी सी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एम सी स्क्वायर अपॉन 2RT डॉट सी स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये हमारी सेकंड टर्म हो गई सपोज। तो हम यहाँ पे डिफरेंशियल का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, दो वेरिएबल्स हैं जैसे हमारे पास y एंड z, फंक्शन ऑफ x, तो हम इनको विद रिस्पेक्ट टू x अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। पहले तो ये हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट को हम एज इट इज लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ एम सी स्क्वायर अपॉन 2RT और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सी स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, प्लस अब हमारे पास सेकंड क्या है, सी स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डी बाई डी सी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एम सी स्क्वायर अपॉन 2RT। ये पूरी टर्म ऑलरेडी इक्वल टू जीरो है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है, मतलब कांस्टेंट नहीं हुआ, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है जो कि डिफरेंशियल से बाहर है। तो ये हमारा जो सी स्क्वायर है इसकी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जो डिफरेंशिएशन होती है हमारे पास किसी भी फंक्शन की एक्स रेज टू पावर एन की, तो वो आएगी हमारे पास, ये आगे आ जाएगा एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। इसी तरह यहाँ पे अगर हम C2 की बात करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू C ही कर रहे हैं, तो ये 2 आ जाएगा आगे, तो C रेज टू पावर 2 माइनस 1, तो हमारे पास बच गया 2C। ये 2C हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो 2C मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2RT प्लस ये सी स्क्वायर वैसे ही है। अब हमने डिफरेंशिएशन करनी है इस टर्म की, इसका भी अलग से फॉर्मूला है हमारे पास एक्सपोनेंशियल का। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल है इस फॉर्म में, तब हम क्या लगाते हैं, इसका जो डिफरेंशियल है उसका फॉर्मूला है, पहले तो ये टर्म ऐसे ही आ जाएगी, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ जो उसकी पावर है nx, तो वो चीज़ यहाँ पे लगाएंगे। पहले ही तो हमारे एक्सपोनेंशियल ऐसे ही आएगी, मल्टीप्लाई ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2RT और डिफरेंशिएशन ऑफ ये जो इसका पावर है माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2RT इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमारी डिफरेंशिएशन के बिना हो गई टर्म, ये भी बिना हो गई। अब यहाँ पे देखिए मास जो है, मोलर मास हम बोल चुके हैं कि ये ऑलरेडी पहले ही कांस्टेंट है, 2R भी कांस्टेंट है। T की अगर बात करते हैं तो अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें तो वो भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास वेरिएबल क्या बचा, सी स्क्वायर बचा ना। तो सी स्क्वायर की अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आती है 2C, तो मतलब इसका जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल 2C आ जाएगा, और साथ में बिल्कुल वैसे ही टर्म m अपॉन 2RT, ठीक है।
तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे अब। तो हमारे पास बचा 2c एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2RT, ये टर्म प्लस, अब ये देखो यहाँ पे भी क्या है 2c और c स्क्वायर, ठीक है, 2c और ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म ये सेम है ना, तो इसको हम फिर से एक साथ ही लिख लेते हैं 2c एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2RT, और बाकी क्या बचा हमारे पास c स्क्वायर ये वाला, और अंदर बच गया हमारे पास माइनस m अपॉन 2RT, माइनस m अपॉन 2RT, ठीक है। ये ऑलरेडी इक्वल टू 0 है जैसे हमारे पास चल रहा है। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म इसमें कॉमन है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। 2c एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2RT, अंदर बच गया 1 प्लस, ये भी बाहर निकल गई, ये प्लस और ये माइनस, हम यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2RT इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए कितनी वेरिएबल्स हमारे पास अराइज करे हैं, एक तो ये c, एक एक्सपोनेंशियल वाली टर्म जिसमें भी c है, और ये थर्ड टर्म इसमें भी c है। तो यहाँ पे 3 केसेस हमारे पास अराइज हो जाते हैं। पहला है हमारे पास केस नंबर 1, जिसमें कि अब इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 है। इट मीन्स इनमें से कौन सी टर्म है जो 0 है, जिसकी वजह से पूरा प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं c, पहला टर्म जो है वो c ले लेते हैं, तो c अगर 0 होगा तो हमारी पूरी टर्म 0 हो सकती है, ठीक है। सेकेंड केस क्या है कि अगर हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म जो है एम सी स्क्वायर अपॉन 2RT, ये अगर 0 हो जाएगी तब भी हमारी पूरी टर्म 0 हो सकती है, ठीक है। ये कब 0 होगी, अगर देखिए हमारे पास होता है कि अगर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इन्फिनिटी हो तब हम 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये माइनस है, अगर ये पूरी टर्म हमारे पास इन्फिनिटी यानी कि c की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए तब जाके हमारे पास ये टर्म 0 होती है। केस नंबर 3 क्या बचा हमारे पास, ये वाली टर्म 1 माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2RT, ये इक्वल टू 0 हो जाए। देखिए अब हम दोबारा से इस चीज को पॉइंट आउट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास c इज इक्वल टू 0 है, c इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसी ग्राफ पे आइए आप देखो, यहाँ पे c इज इक्वल टू 0 यानी कि बिल्कुल क्लोज टू 0 वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। उस केस में c की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, मिनिमम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, मिनिमम है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमम है। तो ये दोनों चीजें तो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हम तो मैक्सिमा कैलकुलेट कर रहे हैं ना, मैक्सिमा का एक्सप्रेशन देख रहे हैं, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी देख रहे हैं जो कि मैक्सिमा पे है। तो वो हमारे पास कौन सी बचेगी, ये दोनों जो कंडीशंस है हमारे पास, ये फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली, ये मिनिमा की है, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं। तो केस नंबर 3 जो है, इट मीन्स हम इससे प्रोसीड करेंगे, दिस टर्म इज इक्वल टू 0, इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2RT इज इक्वल टू -1। तो यानी कि इसको रीअरेंज और कर लेते हैं, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2RT, ये चीज आई, दिस थिंग इम्प्लाइज c स्क्वायर इज इक्वल टू 2RT अपॉन m, और c इज इक्वल टू 2RT अपॉन m अंडर द रूट। तो ये हमारी मैक्सिमम की वैल्यू है, ये वेलोसिटी आई हमारी मैक्सिमम पे, है ना, मैक्सिमम पे आई ना। तो मैक्सिमम पे जो वेलोसिटी उसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं अल्फा के साथ। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो अल्फा का है, 2RT अपॉन m अंडर द रूट, ठीक है। आई होप डेरिवेशन अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप क्वेरी अपनी दे सकते हैं दोबारा से। नेक्स्ट हम अभी डिराइव करेंगे एवरेज वेलोसिटी के लिए।